बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो के ऑफ में खुश आमदीद। Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. काफ़ी happening week रहा है ये क्लब वर्ल्ड कप जो एक नया फॉर्मेट के तहत शुरू किया गया था बाय फीफा। काफ़ी उसमें तनकीद भी हो रही थी, बट नाउ इट्स कमिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। फाइनल होगा ऑन संडे बिटवीन चेल्सी एंड पीएसजी, क्योंकि चेल्सी ने जो है ब्राज़ीलियन साइड फ्लुमिनेज़ी को शिकस्त दी और पीएसजी ने रियल मैड्रिड के साथ जो किया है वो उनको काफ़ी मेरे ख्याल से अगले कुछ दिहाइयों तक याद रहेगा कि किस तरह से पीएसजी ने रियल मैड्रिड को हराया। लेकिन व्हाट अ स्टोरी ऑफ रियल मैड्रिड, 4-0 से इनको हराते हैं चैंपियंस लीग के फाइनल में। वो इंटर मिलान को, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, उनको जिस तरह से वो डेसिमेट करते हैं, लग रहा है कि कोई चीज़ उनके सामने आ जाए उनको उठाड़ के उन्होंने कहते हैं ना कि उसको पछेड़ देना है। जिस तरह से पीएसजी की टीम जा रही है और जिस तरह से लुई एनरिके इस टीम को लेके चल रहे हैं। अगर आप देखते हैं हाईलाइट्स इस मैच के जो हम देखेंगे कुछ देर बाद, दे कम्प्लीटली ओपन रियल मैड्रिड और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। और याद रहे कि ये पहली डिफीट है ऑफ रियल मैड्रिड इन दिस कॉम्पिटिशन, द क्लब वर्ल्ड कप, बिकॉज व्हेनेवर दे हैव पार्टिसिपेटेड दे हैव ऑलवेज वन। सो दैट्स दैट ऑन दैट फ्रंट। कुछ देर में उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ यूएफा विमेंस के जो कॉम्पिटिशन है वो इस वक्त यूरोज इस वक्त जारी है एंड इस वक्त ग्रुप स्टेज ही है। इंग्लैंड ने कम बैक किया, दे बीट नेदरलैंड्स 4-0। इससे पहले वाले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा था वर्सेस फ्रांस, देव कम बैक। याद रहे कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। और फुटबॉल का कैलेंडर इतना ज़्यादा हैवी इस वक्त चल रहा है कि एक जगह क्लब वर्ल्ड कप ख़त्म होने वाला है, दूसरी जगह जो है ऑलरेडी यूएफा चैंपियंस लीग एंड यूरोपा के जो क्वालिफिकेशन के जो राउंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये ईयर राउंड फुटबॉल चल रही है, विच इज़ गुड फॉर द फैंस, दे गेट टू सी, बट नॉट आइडियल फॉर द प्लेयर्स एंड द क्लब्स इज वेल, कि किस तरह से उनको कोई ब्रेक ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल रोबोट्स की तरह उनको पूरा साल जो है वो खेलना पड़ रहा है। तो वो भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। एंड आगे जाते हुए पाकिस्तान की जो इस वक्त विमेंस टीम की जो नई सेंसेशन बन के सामने आई हैं, जिन्होंने पिछले कंपटीशन में इन दी AFC क्वालिफायर्स पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, लैला बनारस, जो अब तक बर्मिंघम के लिए खेल भी रही थी। नाउ इन द कमिंग सीजन होपफुली शी विल बी विद द न्यू क्लब एज वेल। उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने कुछ देर पहले किया था, वो आपके साथ आपको दिखाएंगे। बड़ी उनकी मज़ेदार गुफ्तगू हुई उनके साथ कि उनके क्या उनके प्लान्स हैं, क्या एम्स हैं, किस तरह से फुटबॉल में वो आई एंड पाकिस्तान टीम में किस तरह से वो आते ही जेल हो गई। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। वी हैव ओनली वन यूजुअल सस्पेक्ट विद अस टुडे, बट ही इज गुड इनफ टू गेट दिस शो गोइंग एंड रोलिंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट्स। उस्मान मलिक, हाउ आर यू सर? ऑल वेल? ठीक ठाक? ऑल गुड अल्तमश। बिल्कुल पीएसजी को हम देख रहे हैं। आई थिंक आपने रॉबर्ट्स का बात तो की कि प्लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी टीम ही एक रोबोटिक टीम बन गई है। And the way they are playing, they are just two trophies away winning sextuple. I mean, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एक चेल्सी है क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल, उसके बाद उनका एक और लंदन की जो टीम है टॉटनम सुपर कप, अगर वो भी जीत जाते हैं तो they are going to create the history and the way they are playing. ये वहाँ से जो रिसर्जेंस शुरू हुई थी आफ्टर द लिवरपूल मैच चैम्पियंस लीग का, उसके बाद तो एथलेटिको मैड्रिड आया, आर्सेनल आया, और किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने एक फ्लेयर हमें नज़र आता है, एक टीम के अंदर हमें एक पेस नज़र आता है जो शायद इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह से टीम परफॉर्म कर रही होगी। एंड द वे दे आर कैरिंग द स्क्वाड एक्चुअली, हम देखें एम्बापे चले गए, जहां वो गए हैं वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट लग रहे थे मैच के अंदर भी, ज़रूर हम आगे बात करेंगे, लेकिन टीम बनाई है लुइस एनरिके ने और क्या बेहतरीन टीम बनाई है और आगे मुझे ये डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं फॉर गुड 2-3 इयर्स। बिल्कुल सही, लगता है आपने यही मैच देखा इस पूरे वीक। नहीं, वो चेल्सी वाला डेफिनेटली वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच था और एक्सपेक्ट यही मैं कर रहा था कि शायद चेल्सी ओवरकम ना कर सकेगी, लेकिन जो उनके पुराने खिलाड़ी हैं जो पेड्रो, उनका डेब्यू था और उनकी तरफ से जो परफॉर्मेंस आई है अगेंस्ट द फॉर्मर टीम, तो एक अच्छा मैच है। लेकिन मुझे अभी भी फाइनल मेरी अपनी सोच के मुताबिक मुझे वन साइडेड ही लगता है, बट लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन। आई मीन कुछ भी हो सकता है, बट फेयर टू चेल्सी, आप पूरा साल मजाक उड़ाते रहे, वो कॉन्फ्रेंस लीग जीत के अब क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में, which hasn't been an easy tournament as well. And उसके साथ साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करें कि people who've been following the season throughout the year, क्रिस्टल पैलेस ने एक अच्छी तरीके से फिनिश किया था ये सीजन एंड, लेकिन अब से कुछ देर पहले यूएफा की रूलिंग आई है कि उनको डिमोट कर दिया गया है। दे विल बी इन द कॉन्फ्रेंस लीग बिकॉज सेम क्लब ओनरशिप की वजह से, क्योंकि लियोन भी जो है उन्होंने एक अच्छी पोजीशन पे क्वालिफाई किया था। क्लब हैविंग द सेम ओनर्स कैन नॉट हैव टू क्लब्स प्लेइंग इन द सेम कंपटीशन, उसकी वजह से लियोन को जो तरजीह दी गई है एंड
क्रिस्टल पैलेस आर नाउ इन द कॉन्फ्रेंस लीग, तो ये एक थोड़ा सा उनके लिए ज़रूर सेटबैक होगा। एंड पहला मैच डिस्कस करते हैं आज के शो का, दैट्स गोइंग टू बी PSG वर्सेस रियल मैड्रिड। 4-0 के स्कोर लाइन से PSG जो है आउट क्लास करता है रियल मैड्रिड को। इनफैक्ट पहले 24 मिनट में ही 3 गोल आ चुके थे। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच फर्दर। Celebration at the touchline of Luis Enrique was so nice to see, and उसके साथ साथ Giancarlo Ramos जो अपना गोल करते हैं इस मैच के अंदर, और फिर जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो डेडिकेट कर रहे थे डिएगो जोटा जो उनके पोर्चुगल के टीममेट थे, मे ही रेस्ट इन पीस। एंड अगर PSG की बात करते हैं, पिछले 5 मैचेज उन्होंने नॉकआउट खेले, 5 के 5 उन्होंने जीते हैं एंड 18-0 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से उन्होंने टीम्स को आउट क्लास किया, यानी कि ऑन एन एवरेज 3.2 गोल्स पर मैच अगेंस्ट अपोनेंट्स इन नॉकआउट स्टेजेस। I don't even know what to say about that stat. इसके अंदर इनके पास इस मैच में they had 68% possession was against a team like Real Madrid with an XG of 2.56, जबकि रियल का XG was only 0.7 something. And याद रहे कि इस मैच में इस टीम में रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं, the likes of Vinicius and Mbappe up front, and then you got Jude Bellingham, तो कंप्लीट राउट, दैट्स ऑल वी कैन से। एंड पहले 2 डिफेंसिव मिस्टेक्स रियल मैड्रिड की होती हैं, इसके बाद से गोल आता है एंड द वे PSG पाउंस ऑन इट, और तीसरा गोल तो स्टार्ट होता है डोनारूमा से, वो स्टार्ट होता है, और जिस तरह से उन्होंने खोल के रख दिया रियल को, लगता है रियल का टच भी नहीं पड़ा था उस बॉल के ऊपर, जैसा उन्होंने तीसरा गोल किया है। बिल्कुल कंप्लीटली आउटक्लास किया है। आई मीन कुड हैव स्कोर्ड लाइक 6-7 गोल्स। यस एब्सोल्युटली, कॉर्टवा के वो सेव्स नहीं होते, और कुछ अगर पोस्ट में नहीं लगता तो ये तो 6-7 का स्कोर लाइन होने था। बिल्कुल, आई मीन बहुत ही सरप्राइजिंग वो था, क्योंकि देखें अलोंसो को जब अपॉइंट किया था, हमें पता है एंचेलोटी को जाना पड़ा, मतलब इतना बड़ा क्लब है, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, तो चाहे जितना भी बड़ा लेजेंड कोच क्यों ना हो, हमने देखा। लेकिन अब जो इनकी, खैर अभी तो इट्स अर्ली डेज आई वुड से, लेकिन फिर भी जिस तरह की अब इस पूरी टीम को रीबिल्ड करना, एक तो जो इनकी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है वो मैं उससे अग्री नहीं करता, पैसे बचाने के लिए जो फ्री में प्लेयर्स को पहले से ही कमिट करा लेते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट आइडिया टू बिल्ड अ टीम। सीखने वाली बात है, अभी हमने ट्रेंड की भी मिसाल देखी है, और इवन फॉर दैट मैटर ट्रेंड हैज बीन द गुड signing for them so far. It has been good signing. इसी तरीके से they need to spend money. जिस स्टैचर का क्लब है ना, वो इस तरह से अगर वेट करते करते प्लेयर्स को, जैसे एम्बापे वाला हमने देखा था, एक तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ इस मैच के अंदर अगर हम बात करें ना, मिडफील्ड इतनी हॉलो थी, जिस तरीके से डोमिनेट किया है PSG ने, दैट वाज कमेंडेबल। ओनली ऐसे ही लग रहा था जैसे वेलवार्डे जो हैं वो एक प्लेयर हैं जो कि थोड़ी एफर्ट डाल रहे हैं। थोड़ा सा बाद में मिलिटाओ को देखा, हाँ मिलिटाओ का थोड़ा सा पहले में एफर्ट नजर आया। बिल्कुल, इतनी डिसजॉइंटेड टीम के अंदर जो यूनिटी है ना, वो बुरी तरह से अफेक्ट हुई है और एक्सपोज करके रख दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, एसेंसियो की तरफ से जो पहली गलती मिस्टेक हुई है, वो तो कितने आराम से टो कर रहे थे, और कितनी आराम से उनको ऐसे लगता मैन अगेंस्ट बॉयज। जो रूडिगर की दूसरे गोल की और रूडिगर की जो मिस्टेक थी, जिस तरह से उनको ड्रिबल करके जो है गोल स्कोर किया, और 2 तो बिल्कुल हाथ में गोल दिए हैं। तीसरा गोल जो शुरू होता है वो तो डोनारूमा से शुरू हुआ था। बिल्कुल, दे आर वेरी गुड यू नो प्लेइंग फ्रॉम द बैक, और इसकी मिसाल ये है कि वो जो अशरफ हकीमी का जो रोल है, खासतौर पे इस मैच के अंदर भी आप देखें जिस तरीके से वो पेस के साथ आगे लेके जाते हैं, और फिर आगे हमें पता है कि डेम्बेले का पेस है, डुए है, और क्या मिडफील्ड की अगर हम बात कर लें, विटिनिया, सारे वो गोल स्कोरर हैं जिनके जो है ना एटलीस्ट जो है ना डबल फिगर्स में वो पहुंचे हुए हैं। फैबिन रूइस के 2 गोल आए हैं, उनको देख लें, तो आई थिंक एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और मुझे अभी जिस तरह की फुटबॉल हम देख रहे हैं, नज़र नहीं आता कि PSG को कोई टीम जो है ना वो थोड़ा आड़े हाथे लेगी, बट आई थिंक ओवरऑल कोई मैच ही नहीं था। अगर हम बात करें, एटलीस्ट हमें कोई फाइट नज़र आती रियल मैड्रिड की तरफ से, वो सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल बेमानी सी नज़र आती। दूसरी, अलोंसो की जो टैक्टिक्स हैं, उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ठीक है, राइटली सो, वो भी टीम को समझना चाह रहे हैं। अब जो है 4-3-3 की फॉर्मेशन खिलाई, कभी वो 3-4-3 पे करते हैं, तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस पे कंफर्टेबल है। शायद वो प्लेयर्स को भी समझ रहे होंगे कि कहाँ ज़्यादा अफादियत है, बट मैं ये समझता हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद रियल मैड्रिड को अब सोचना पड़ेगा उनके लिए। मेरे ख्याल में ट्रांसफर विंडो जो है वो वाकई खुला है। तो कह भी दिया अलोंसो ने, कह भी दिया, बिल्कुल बाइंग करेंगे और चीजें होंगी इसके अंदर। मॉड्रिच चले गए, मॉड्रिच का हमें बड़ा एक अच्छा क्लिपिंग भी आई है कि गुलर को अपनी नंबर 10 शर्ट वो दे रहे हैं, जा रहे हैं उसके बाद। बिल्कुल, अब ये देखें ना कि जो 2 प्लेयर्स जो मॉड्रिच और जो क्रूज जो लूज किए है, हमने देखा है कि क्या परफॉर्मेंसेस मिडफील्ड के अंदर जो भी एक प्रॉब्लम नज़र आती है
और एक इन दोनों की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी। अब आप नए प्लेयर्स को ज़रूर मौका दे सकते हैं, वो बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सो दे नीड टू स्पेंड सम मनी, बिकॉज जिस तरीके की रियल मैड्रिड से एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक लम्हा फिक्री है, बिकॉज हमने देखा है कि टीम्स जो है ना, बार्सिलोना जैसी टीम जिनके इतने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो तक रियल मैड्रिड को बड़े आराम से जो है, बड़े कंफर्टेबली जो है उनको वो कर रहे हैं। दिस इज नॉट द रियल मैड्रिड वी ऑलवेज यूज्ड टू नो। तो last time Real Madrid were 2-0 down in 9 minutes was all the way back in 2017, and the last time a player had 2 goal involvements against them in a single match was way back in 2002-2003। बात कर रहा हूँ उस्मान डेम्बेले की। उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस टीम के अंदर, जिस तरह से लुई एनरिके ने इनको फ्रॉम अ पोटेंशियल टू अ सुपरस्टार बना दिया है। 35 गोल्स ऑल टुगेदर, अगर हम ये वाले गोल भी ऐड कर लें, और न्यूमरस असिस्ट मेरा ख्याल है कोई 18 या 20 की जो इनके नंबर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़बरदस्त किस एफिशिएंसी के साथ जो उनको जो है, जो नंबर 9 पोजीशन पे फ्लैंक से हटा के नंबर 9 पे वो कितने ज़बरदस्त प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। और बिल्कुल क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। और पूरा आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे साल इतने सारे मैचेस, मेरे ख्याल में पीएसजी वाहिद टीम होगी जिसने मेरे ख्याल में 100 के करीब मैचेस अब तक या 80 मैचेस खेल लिए होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर उस टीम के अंदर फिटनेस को भी मेंटेन रखना, इंजरी रिकॉर्ड अगर हम देखें, डेम्बेले वो प्लेयर हैं जो हमें बार्सिलोना में कई दफ़ा इंजर्ड नजर आते थे। डॉर्टमुंड के अंदर भी हमने देखा, लेकिन आप देखें कि उनकी कितनी फिटनेस इंप्रूव हुई है। बिल्कुल नजर ना लगे और अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस फ्लुमिनेजी वर्सेस चेल्सी, और यहाँ पे चेल्सी गॉट द बेटर ऑफ द ब्राजीलियन टीम। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन एंड डिस्कस दिस मैच। और इस तरह से 2 ओवर के स्कोर लाइन से चेल्सी जो है अपनी जगह बनाता है क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में, वेयर दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पीएसजी एंड दे बीट फ्लुमिनेजी एंड जाओ पेड्रो, द बॉयहुड प्लेयर ऑफ फ्लुमिनेजी, scoring against his own club and coming back to haunt them, और Brazilians scoring against Brazilians, that's also कह सकते हैं, क्या कहते हैं, funny sight to see, but football is very ruthless at the end of the day, and जितनी तारीफ करें चेल्सी की उतनी भी कम है। दे वर प्लेइंग इन द कॉन्फ्रेंस लीग इन द सीजन, वहाँ पे वो जीतते हैं, और अब क्लब वर्ल्ड कप में भी, और काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि जितनी उन्होंने स्पेंडिंग की है, जितने उनके प्लेयर्स हैं जिस किस्म के, दे नीड टू डू शो समथिंग मोर, एंड नाउ दिस इज द परफेक्ट स्टेज जहाँ पे दे विल बी अप अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेट्स सी हाउ दे फेयर, बट ओवर हियर प्रीटी मच अ वेरी गुड मैच बाय देम, एंड 2-0 से ये जीतते हैं। दे हैड पोजेशन ऑफ 54% विद एन XG ऑफ 1.71 कंपेयर टू 0.98 ऑफ फ्लुमिनेजी। सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ स्कोर हो जाता फ्लुमिनेजी की जानिब से, हरक्यूलीज जो एक गोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन गोल लाइन क्लियरेंस होती है बाय कुकुरेला, तो शायद कुछ और हमें नजर आता है इस गेम के अंदर, बट प्रीटी मच चेल्सी वे। जी बिल्कुल, वो एक पेनल्टी भी अवार्ड हुई थी, वो भी एक मौका था गेम में वापस आने का फ्लुमिनेजी के लिए, लेकिन फिर जो है वो VAR के थ्रू जो है वो डेलिब्रेट नहीं थे वो हैंडबॉल। तो ये दो एक चांसेस ज़रूर मिले, लेकिन काफ़ी हद तक डोमिनेट किया चेल्सी ने, और बिल्कुल पिछले हफ्ते 60 मिलियन खर्च किए आपने, इतनी उनके स्पेंडिंग की बात की है, 1.6 बिलियन अगर 3 विंडोज़ में उन्होंने स्पेंड किया है, तो 60 मिलियन के वो प्लेयर जिन्होंने ब्रेस स्कोर किया। लेकिन मैं समझता हूँ उनको सब नहीं करना चाहिए था, शायद अपने डेब्यू में हैट्रिक कर लेते वो, जिस तरीके से जो मार्क्समैन, जो एक प्रॉपर नंबर 9 बड़े अरसे के बाद, ड्रॉगबा के बाद, मुझे इस मैच के अंदर, अभी तो खैर बहुत कुछ जज करना बाकी है, लेकिन ये प्रॉपर नंबर 9 नज़र आया चेल्सी का, जो ड्रॉगबा स्टाइल का है, एक फिजिकल प्लेयर भी है, और हमने देखा ब्राइटन में एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं। अब तो मिडफील्ड जब काइसेडो की होगी, दूसरे साथी हैं इस विन से, वो इतनी खुशी में थे कि वो चले गए, और लगता है वहीं पे एक देख, मेरा ख्याल है वो वहाँ पे बिल्कुल मेडिटेट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो लेकिन बिल्कुल एक ये जो जॉ पेड्रो की एक जो उनकी जो शमूलियत है टीम के अंदर, उससे एक बड़ा वो हुआ। हालांकि अभी तो वो पिछले हफ्ते आए, उन्होंने टीम मेंबर्स को भी इतना नहीं समझ रहे, लेकिन बड़े दोनों ज़बरदस्त क्लिनिकल गोल किए। कोल पामर ज़रूर गुस्से में होंगे क्योंकि जैक्सन एक बिल्कुल टैप इन हो सकता था, जो एक मौका था, वो तीसरा गोल भी हो जाता। बट काइसेडो की जो है, काइसेडो की वजह से बड़ा फर्क पड़ा है, वो जो थोड़ी बहुत निगलिंग से इंजरी थी उससे वापस आए हैं, और वो फाइनल का भी हिस्सा होंगे। 116 मिलियन के प्लेयर हैं वो, और
एक बड़े अच्छी टीम फॉर्म अप हो रही नज़र आ रही है, जिस तरह के ये इस मैच के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि नेटो राइट हैंड साइड पे नेटो थे जो कि एक बड़े अच्छे, उनका एक पेस है। जो पेड्रो हमें फाइनल में नज़र आएंगे, शायद इस वजह से भी उनको आराम देने के लिए सब्स्टिट्यूट किया होगा। और जो मिडफील्ड है एंजो की और काइसेडो की, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड एनकाउंटर। आई मीन द वे दे आर प्लेइंग, नज़र यही आ रहा है कि शायद पीएसजी को रोक सकें, लेकिन जब बड़ी बड़ी टीम्स नहीं रोक सकें तो क्या करती है चेल्सी। लेकिन एक अच्छा मुकाबला जरूर देखना है फाइनल के अंदर। बट ओवरऑल हैट्स ऑफ टू फ्लुमिनेजी, जिस तरीके से वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। और इन कंडीशंस में ये जो विंडो, जो ट्रांसफर विंडो का अगर हमने देखा, फ़ायदा उठाने वाली टीम्स रियल मैड्रिड है जिन्होंने 10 मिलियन दिए, चेल्सी ने अब 3-4 प्लेयर फ़ौरन ख़रीद लिए। ये जो ब्राज़ीलियन टीम है ना, इनके पास इतने बजट हैं, एक बिल्कुल नेचुरल टैलेंट लेके चलते हैं। और इसी तरीके से जैसे पेड्रो की मिसाल है, वहाँ से जो है वो प्लेयर्स जो टीम्स खरीदती हैं, तो यहाँ तक भी आ जाना सेमीफाइनल तक, और फिर अल हिलाल जैसी टीम को हरा दिया, और जो बड़ी अच्छी फॉर्म में थी, जिन्होंने सिटी को हराया। फ्लुमिनेजी खुद अपने लीग, ब्राजीलियन लीग में पिछले सीजन जो थे वो डिवीजन 2 में थे। डिवीजन 2 में थे, और इस सीज़न भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस, छठे नंबर पे जो है वो इस सीज़न भी जो है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को अगर उन्होंने मैनेज किया है और इस स्क्वाड के साथ, तो बड़ी बात है, बड़ी कमाल की बात है। बट आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड फाइनल टू वॉच बिटवीन पीएसजी एंड चेल्सी। बिल्कुल सही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कोई ट्रांसफर्स की बात हो जाए। लेट्स हैव अ लुक के लेटेस्ट ट्रांसफर्स इस पिछले 2-3 दिनों में कौन से हुए हैं। वी कैन हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। टॉटनहम हॉटस्पर कंप्लीट मोहम्मद कुद्दूस ट्रांसफर फ्रॉम वेस्ट हैम। तो वो बेसिकली वो ईस्ट से जो है सिर्फ नॉर्थ जाएंगे। अ वेरी शॉर्ट ड्राइव और tube ride as well for Mr. Mohamed Kudus. And Arsenal transfer, Brentford captain Christian Norgard joins Arsenal. Arsenal भी काफ़ी अपने आप को वो स्ट्रेंथन उन्होंने कर दिया है। एंड जिस तरह से जुबरमेंडी भी आ गए, अब नॉर्गार्ड भी इनका हिस्सा होंगे। ब्रेंटफोर्ड टीम बड़ी अटैकिंग टीम है जिसका ये हिस्सा है कि जो है वो उसका भी सुना है कि बिट की है आर्टेटा। आई थिंक ही इज ऑब्सेस्ड विद चेल्सी प्लेयर्स। योकेरेस जो कि वो भी एडवांस स्टॉक पे चल रहा है, लेकिन जो मुडिएका की न्यूज़ आई है और वो यूएस छोड़ के अब वापस इधर मेडिकल के लिए भी आ गए। स्पर्स डेफिनेटली 2 दिन में मैं समझता हूँ ट्रांसफर विंडो जीता है मोहम्मद कुद्दूस। और गिब्स वाइट भी जो है वो आज वो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। गिब्स वाइट का भी जो है मैंने पिछले 1 घंटे तक यही चल रहा था कि शायद हो रहा है, शायद नहीं हो रहा। अगर हो जाता है तो आप अंदाजा लगाएं 2 अटैकिंग नंबर 10 प्लेयर, या गिब्स वाइट की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस फॉरेस्ट के साथ रही है। देन मोहम्मद कुद्दूस वेस्ट हैम से आ रहे हैं और एक अच्छी पैडिग्री के साथ आए थे। देखते हैं कि अब चूंकि मैनेजर भी थॉमस फ्रैंक इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, तो जिस तरह की टॉटनहम चीज़ें कर रहा है दे लुकिंग गुड। आर्सेनल थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो स्लो चल रहे हैं, लेकिन आर्सेनल भी कोशिश यही कर रहा है कि एक नंबर 9 के लिए अगर योकेरेस वाली डील हो जाती है तो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड विंडो। और ये ब्रेंटफोर्ड के कैप्टन को एज अ मिडफील्डर, एज अ होल्डिंग मिडफील्डर उनको लिया है, तो 10 मिलियन इज आल्सो वेरी स्मार्ट साइनिंग आई वुड से। और ब्रेंटफोर्ड आए हैं जॉर्डन हैंडरसन फ्री में, तो इनकी जगह पे तो फ्रॉम हॉलैंड फ्रॉम एडीवीजी। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब से कुछ देर पहले goal.com जो फीचर जो बहुत ही मशहूर फुटबॉल की वेबसाइट है, उनके जो एडिटर हैं मार्क डॉयल, हमारे शो पर अक्सर वो आते हैं और अब आज भी हमारी उनसे कुछ देर पहले बात हुई कवरिंग द क्लब वर्ल्ड कप। क्या गुफ्तगू हुई आपके साथ शेयर करते हैं। Good afternoon, Mark. Hope you're well. Thank you so much for making time for us, as always. No, always a pleasure. So cheers for the invite. Always a pleasure having you on the program as well. Let's start off with PSG and the way they've been beating teams all the way up to the finals of the Club World Cup. But we should start from the way they won the Champions League as well. The way this team has been playing and what Luis Enrique has been able to achieve with this team. What would you say about that? I've nothing but positive things to say about the job Luis Enrique has done there. I think when he took over, there were a lot of question marks over PSG. They were kind of renowned for capitulations, particularly in the Champions League, as you mentioned. They were kind of synonymous with bottle jobs, for want of a better expression. And they had this obsession with signing superstars, which wasn't really working out for them at all. It was obviously boosting the profile of the club, but it wasn't delivering the trophy that they wanted above all others, which was the Champions League. And Enrique has managed to deliver that after, a disappointing defeat against Dortmund in the first season in the semi-finals. But slowly but surely, thanks to the support also of Lewis Campos, has overseen this
very radical change in recruitment policy where they're pumping money into youth players, younger players, potential superstars rather than going out and signing existing stars like Messi and Neymar and Mbappe in the past. And this strategy, this change in approach has paid off wonderfully well for them. And I think the most impressive thing about Paris Saint-Germain is how hard they work. And I think that is all down to Luis Enrique. It's incredible to see them, the forward line gathering around the penalty area as teams are preparing to take short kickouts, to take short kickouts, restart the game. So it just underlines and it kind of illustrates perfectly how hard they work and how they press opponents into distraction and are able to kind of overwhelm teams. And I even watched them against Real Madrid. They had 76% of the possession in the first half as well. The way in which the midfield, which is fantastically well put together, dominates the ball and hogs possession and just starves opponents of any kind of hope or possession of the ball is incredible. So right now, you mentioned the Champions League final where they destroyed Inter, and the way in which they've dismantled the likes of Atletico Madrid and Real Madrid in this Club World Cup. I know they had the blip against Botafogo, but even beating Bayern Munich, where they ended that game with 9 men, they look unstoppable. And it'll be interesting to see if Chelsea have any kind of plan or can give any of their opponents any kind of hope going into next season. Because right now, PSG look like they're going to start a legacy. Absolutely. And the word you used, they look completely unstoppable. Let's see what they do to Chelsea now in the final. And so moving on from that, but of course, semi-final, they beat Real Madrid. What do you make of Xabi Alonso and his start with the club? And also, there's a lot of now, again, talk of Mbappe and the way he's been playing. What would you say about that? Yeah, I mean, I don't want to be too critical of Mbappe because obviously he missed pretty much the entire group stage with illness, and then he kind of came back and he got a nice goal against Dortmund. And I thought he was one of the few players that actually tried and looked like he might make some sort of difference against PSG. But there's no denying that since he left Paris, PSG have got a lot stronger and Real Madrid have regressed. Now that's not all on him. Obviously, I think the timing of the move looks pretty bad. That's certainly down to him. But I think what the game against PSG showed, after some positive signs from Xabi Alonso in the group stage, particularly the likes of Gonzalo Garcia and Fran Garcia and Trent Alexander weighing in with a couple of assists. I think what the game against PSG showed is just how far they are away from the very elite level and the top teams that really, as we just mentioned, that are so industrious and work so hard and press right from the front. Real Madrid don't have that at the moment. And it was really, really glaring and really stark. It's such a stark contrast to see against PSG. And I think Thibaut Courtois came out afterwards and just said, we didn't press. Like our pressing game was just not good enough. And it's exposed, obviously, the scale of the task that Xabi Alonso has. Now, I have a lot of faith in him. I think he's a great appointment. I think there's a reason why the likes of Liverpool wanted him as well, and Bayern Munich were desperate to get him. I think the job he did at Bayer Leverkusen was absolutely fantastic. They were a wonderful team to watch. And again, they worked so hard. And he made history there. The big question is, as always with Real Madrid, and particularly the coaches that go there, is that can they control that dressing room? Can they get everyone behind them? Can they get everyone working together? And that's the big issue. And it's interesting that we're already seeing reports that there's an acknowledgement behind the scenes, and particularly at the highest level, at boardroom level at Madrid, that there's a problem with ego in the dressing room. Now that to me is that's encouraging if what he wants to do. So you could see some high profile players leave Madrid before the close of the window, in the hope that you're going to see a big change in attitude there, because they have the talent. We know they have the talent. There's Bellingham and Mbappe, so many great players there. But now we're going to see what they're really made of, and that's the big task for Alonso. And if he gets the backing, I think he can do it. But at Madrid, as we all know, there's not a lot of patience among the president, the directors, or the fans. That's right. We've seen so many big names come and go as well. They want instant results. So let's see what happens with Xabi Alonso. Now, overall, Mark, talking to you about this competition, there has been a lot of criticism around this, especially when it started. So now that it's coming towards its logical end, just now we have the final match left. What do you make of this tournament, especially in context of the footballing calendar? I think it's been a bit of a mixed bag. I think that some of the criticisms have been justified. Obviously, I think a lot of teams, particularly the European teams, and I hate to be Eurocentric, like what this tournament has shown is just how rich and diverse the footballing world is, and that's a positive. That's undoubtedly a great thing about this tournament and any World Cup of any variety.
For the European teams, I suppose a lot of them didn't need this tournament after so many games and such a grueling season. I think there are still concerns about the effect that it's going to have on those teams. And as Pep Guardiola said, maybe only in December, in the winter months in England, when the games come thick and fast, will we see what it's taken out of his squad and other squads. And then we might see injuries related to fatigue. So that's a legitimate concern. I think there's a concern, particularly looking ahead to next year's International World Cup, over the weather. I think there's a concern over the state of the pitches. I think there's a concern, over what kind of effect consecutive tournaments every summer are going to have on the players and the quality of the game itself. But if we're looking at the tournament, I think there's been some fantastic upsets. I think Al Hilal beating Manchester City was unbelievable for Saudi Arabian football, for Middle Eastern football, but that whole confederation. They showed their quality there. That was a big win for them. I think we've seen the Brazilian sides show the strength of the domestic scene in Brazil, which was really fantastic. They were some of the best teams to watch. I thought Flamengo beating Chelsea was really a great game and really heartening to see. And then Fluminense going all the way to the semi-finals as well. There's Palmeiras with Esteval Willian. And that made it really exciting. And I'd also like to shout out the fans as well, because Brazilian fans and Argentinian fans, even though their River and Boca didn't do particularly well, the fans made for an incredible atmosphere. So again, if you're talking about the criticism that some of the attendances were poor, and they undoubtedly were, and we just saw that they had to reduce the ticket prices for the semi-final to kind of boost the crowd. So there's an issue there as well for FIFA. But it was great to see the Brazilian and Argentinian fans really kind of get behind their teams as well. So, like I say, a bit of a mixed bag. There's been some undeniable negatives, but also some great positives, Alvin. And I think, looking overall, I think it's been more of a success than a lot of people expected. And again, with the caveat that there are some serious and justified and legitimate concerns. Absolutely. Very well summed up regarding the problems and the pros as well. And what I really enjoyed was the diversification, as you mentioned, Al Hilal beating Man City and the Brazilian teams, and of course the South American fans. So it's really good to see all of that as well. Let's see how the tournament happens now after 4 years. But Mark, thank you so much for your time. As always, it's been a pleasure speaking to you. Hope to have you on the other shows. Thank you very much. Yeah, no, it's always great to be on. Thank you. Thank you. ये थे goal.com के एडिटर मार्क डॉयल शेयरिंग हिज व्यूज विद अस। अब थोड़ा सा पिछले सीजन को रिकैप करते हैं एंड एक बेस्ट गोल्स की कंपाइलेशन हमने की है फ्रॉम द ऑल द स्टेडियम्स इन इंग्लैंड, और वहाँ जो बेस्ट गोल्स हुए को ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। Harvey Barnes there for Newcastle, and let's see how Newcastle fared. And jitna exciting 24-25 ka season tha, hopefully 25-26 will be even better than that, with so many new signings happening in the English Premier League and of course the overall top leagues of Europe as well. Which was your favorite goal, Usman, in this? Izzy ka or Garnacho ka, and especially McAllister ka jo tha, they were amazing goals. Isaac, yes. Harvey Barnes, I mean, तो अब जिस तरह की क्वालिटी और आ रही है प्रीमियर लीग में, जितनी वो बड़ी बनती जा रही है और जितना जो स्पेंडिंग भी हम देख रहे हैं, तो वी गोना सी अमेजिंग गोल्स अगेन. एंड स्पेशली अब जैसे फ्लोरियन वर्ड्स की ट्रांसफ़र हुई है, दैट वो आएंगे, उनके हमें ट्रिकरी देखने के. अगर बुंडेसलीगा की हम बात करें तो 2-3 बड़े स्पेक्टेकुलर गोल्स उनकी तरफ से भी स्कोर हुए. तो वो चीज़ें अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे तो इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग सीजन. आई रियली होप सो. यहाँ बात एक्साइटमेंट की है, क्वालिटी की बात है, तो ऑफ कोर्स पिछले एक हफ्ते से द प्लेयर हु हैज कॉट एवरीवनस इमेजिनेशन राइट हियर इन पाकिस्तान is Laila Benares, the new entrant in the Pakistan women's national team. और जिस तरह से उन्होंने AFC qualifying campaign जो थी उसमें जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था वर्सेस इंडोनेशिया एंड किर्गिस्तान, देखने से ताल्लुक़ रखता था. और हमारी उनसे बात भी हुई है, एक्सक्लूसिव हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, लेकिन वो इंटरव्यू आपसे शेयर करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ हर अमेजिंग परफॉर्मेंसेज इन दीज मैचेस एंड देन विल गेट टू हर इंटरव्यू. लेट्स हैव अ लुक. That's Laila Benares, and some amazing performances by her in the AFC qualifying campaign. And unfortunately Pakistan की टीम आगे नहीं जा सकी क्योंकि इतना टफ ये ग्रुप था, और उसके साथ साथ जो इवन क्वालिफिकेशन के जो आपकी जो शराइत थी, यू हैड टू विन 3 out of 3 मैचेस टू गो थ्रू. पाकिस्तान एक मैच हारा चाइनीज़ टाइपे से, बट दूसरे दोनों मैचेस वो जीता, एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये चीज़ रुकी. लेकिन जिस तरह से ये टीम परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल कि द फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर द पाकिस्तान women's national team and Pakistan football as well. And now let's have a look at our conversation with the lady of the hour, Laila Benares. Let's have a look.
Welcome, Laila. Thank you so much for making time for us. Hope you've been well. Walaikum salam. Yeah, I've been really good, thank you. Many congratulations on your debut for the Pakistan team. It's just been a very short while, and you've already got the imagination of all the fans, of all the sports lovers in the country. How does it feel with your own performance and the response you're getting so far? It feels surreal, like I can't believe it. It's been a crazy 3 weeks. But yeah, I'm so proud of the team and all the girls. I think we showed what we can do. Great stuff. Could you please tell us when the first call for the Pakistan team came? How did that make you feel and your family? And how was the whole process? How did you respond to it? It was amazing. I think getting a call for a national team, any national team, is just an amazing feeling. And obviously, my dad was really proud. My whole family was really proud, and it was just an amazing moment. And when I got my passport and found out I was registered to come, it was an amazing feeling. Great stuff. And since it's only been a short while since you've joined, but watching you play in this team and fit in this system, it just seemed very seamless. And all the passes which we've been watching in the matches and in the highlights, whenever you make a through pass, there's someone there to collect it. It seems that the chemistry has been very good since the get-go. Yeah, I think we gelled quite quickly, to be fair. I don't think we had quite a lot of time together, but within the time we did have, I think we did quite a lot. And you could tell on and off the pitch, we all get along so well. So I think off the pitch really helped us get along on the pitch. So I knew when I was playing the passes that there would be someone there. So I think we all gelled really well. How did you manage for that to happen so quickly and so effortlessly? I think everyone put in the effort to get to know each other, because I think it obviously is hard going to new environments for players that have been there already, and obviously new players coming in. It is difficult, but I think everyone put in the work to get to know each other, both on and off the pitch, and like we're with each other 24/7 pretty much. So we didn't really have a choice to like be with each other. So we had to just get on with it and just get on with each other. And I think everyone put in the effort, as well as the coaching staff and the players. I think everyone really got on well. Great stuff. If you watch the highlights, the fans of the Pakistani women's national team are now comparing you to the likes of Pirlo, some are saying KDB, calling you the midfield engine. How does that make you feel? And which player does your comparison, when you hear that, makes you feel the most proud? Wow. Yeah, when I was seeing some of the comments, I was like, oh my gosh, like it's crazy to think that is what people are thinking. But to be honest, to be compared to any of those players, like that is just the biggest compliment anyone could give. But obviously there's still so much to do, so you can't get caught up with all the comments and stuff. We've still got more to do as a team. But yeah, hearing the comments was lovely, and being compared to any of those players is a huge compliment. Absolutely. Now, if we can speak about your own footballing journey so far, from a very young age, you joined Birmingham and you were playing for them. So if I could ask you, where do you see yourself right now? And what are your own plans as a club football player as well? Which club do you see yourself with? Or what are your plans right now? Right now, it's just I am a free agent, so I don't have a team. I left Birmingham last season, so I was there for 11 years. Yeah. So it was hard to leave. But I think moving on to bigger and better things and a new journey, really. And I think now it's just to figure out what's next and what's next for club football. And I'm just sort of in that stage where I'm figuring out what's going to be next. Okay, great. And you also became the first female player of South Asian origin to join a club like Birmingham, then actually getting to debut for them as well, along with your own playing abilities on the field. How much more happiness, joy did that give you and the people around you as well? And did you feel much more sense of responsibility now that you're carrying a weight of so many people from your background? When I did make my debut, I didn't actually know I would the first South Asian heritage woman to play for Birmingham. I only knew that like after, so hearing that was amazing. But I think hopefully it helps get more South Asian girls, especially from a Pakistani background, into football. And obviously, hopefully, seeing me and seeing the national team do so well, it gets more girls from a Pakistani background to get involved in football, and seeing that we're all doing it, that they can actually do it as well. So yeah, I think that is something that
all of the girls, I think not only just me, want to do. We want to encourage more Pakistani girls to get involved in football. Great stuff. That number 42 must be very special for you. Yeah, it was. Yeah, my debut number. So yeah, it is a special number. Great stuff. And I also read about some of the stuff you've been doing. An interview I think you gave to a journalist at Sky regarding helping other Muslim athletes with their nutrition and their diet plan during Ramzan. Could you tell us more about such initiatives which you're currently undertaking or which you have been part of and involved in? So when I first started fasting during Ramadan, I obviously didn't know what to do because it's going to be tough, and I didn't have like any resources to help me both play football and fast at the same time. So that's when I brought it upon myself to sort of reach out to people and try and find as much information as I could. And there really wasn't much. So that's when I took it into my own hands and started creating a Ramadan planner nutrition guide. So I work along with a nutritionist to sort of make a nutrition guide for what you should be eating at suhoor and iftar times. So yeah, that's what I took into my own hands. And then I also made like a daily planner with the Ramadan thing, just to track like what you're eating, like water intake, all that sort of stuff. And I've been building on it each year. So yeah, I think that's something that I wanted to really get out there, because there isn't enough research into like Muslim players and Muslim athletes in general, and support for them while they're fasting during Ramadan. So I did want to have something out there for people to have access to. It's so nice to see at such a young age, not only did you become the first player of South Asian heritage to represent this community at such a high level, but even at such a young age, you're thinking like that and you want to do so much more beyond just football as well. And now that you've pretty much become a household name here in Pakistan as well, do you ever think of doing something here for the girls and overall football in Pakistan? Sorry, what was that question? Yeah, I was saying first I mentioned that at such a young age, you've already accomplished so much. And at the same time, not just playing on the pitch, off the pitch as well, you want to do so much more for the community. Given the fact that now you're a household name pretty much here in Pakistan, you feel about doing something for the girls over here and the football community here in Pakistan as well? Yeah, 100%. I think in the future, doing something that can support the girls to get into football. And this can be at any level. Like, I'm not saying that every Pakistani girl needs to play football at a professional level. Just playing outside with like your friends or just being active, it is so good for you. And I think football is such a big sport. It's a worldwide sport, like, and just getting as much girls involved as we can, as there isn't enough girls from South Asia, Pakistani background involved in football. So I think that is something I definitely would love to do in the future. Great stuff. And Laila, when you finally came back home after playing these 3 matches, what was the response of your family and friends and the whole community in Birmingham? Oh, they couldn't believe it. Like, my dad's phone has been pinging and pinging and pinging. People congratulating me. My family, yeah, it's been surreal. Like, I'd never imagined I'd get like this response, and it's been so nice and to see, and yeah, it's been lovely. Well, we wish you the very best of luck going forward to you and your entire team, and congratulations to your family as well, because I'm sure they played a big part in your journey. Very lastly, Laila, I'd like to ask you, there's a picture of you wearing your headphones going towards the stadium and entering the match. So what song was Laila be listening to before that, and what's usually on your Spotify list? You know, before a game, I do actually listen to the Quran. I was listening to Surah Al-Rahman then. I listen to that before the game all the time. I think it's just like a pre-game ritual. But after that, we usually there's a team DJ in the dressing room, and we play a mixture of songs. I think it was Maz, Maria, and Rams. Them 3 are the main 3 that sort of switch up the music and stuff. And sometimes Nisha's our Nisha. So it's a mixture of people, different music tastes. Great stuff. Well, Laila, thank you so much for making time for us. And once again, it's been a pleasure speaking to you. All the best to you and the team for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. ये थी लैला बनारस, पाकिस्तान women's team की midfield player जिन्होंने she's taken the team by storm, and all the fans as well wishing her and the team the very best going forward. And with that, we come to the end of the show as well. Usman, क्या कहेंगे? Over the weekend, we have the big final between Chelsea and PSG. And if you want to comment on Laila's interview as well.
spectacular. So much I mean, maturity at a young बहुत, so much maturity and जो मैंने इनका जो टैलेंट देखा है और जो फॉलो किया है, आई एम रियली सरप्राइज कि हमारे यहाँ पे भी जिस तरह के जैसे एक टेलिंग थ्रू पासेस और जिस तरह का एक बेहतरीन डिस्प्ले, आई रियली होप एंड रियली विश दैट ये हमारे मुल्क के लिए भी और इवन जो इनको क्लब अगला है वो भी कोई बड़ा अच्छा क्लब हो, फर्स्ट यानी कि प्रीमियर लीग के अंदर हो, ज़्यादा ये ख्वाहिश है एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट, नो डाउट अबाउट इट। और ये अच्छी बात है कि हमारे ख़ास तौर पे विमेन टीम का आपने जैसे बताया कि तीनों मैचेस जीतना इतना टफ था, उसके बावजूद अगर 2 मैचेस और ऐसी रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया हो गया या बिल्कुल, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। बजाय अब देखते हैं फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल मुझे अभी भी लगता है कि इट्स गोना बी वन साइडेड, बट यू नेवर नो क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ तोड़ नज़र नहीं आ रहा पीएसजी को रोकने का किसी भी टीम के पास। और पीएसजी की ख़ास बात यह है कि जो चैम्पियंस लीग जीते हैं उन्होंने तकरीबन सारी इंग्लिश टीम्स को, आर्सेनल, मैन सिटी और लिवरपूल, तीनों को जो है वो, और वो एस्टन विला से हारे थे, एस्टन विला से हारे थे लेकिन वो एग्रीगेट पे Yes, उनको of भी वो course. किया, तो एक तरीके से चेल्सी उनके प्लेबुक से कुछ निकाल सकता है तो निकाल ले और देख ले, कोशिश आजमा ले अपनी। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो लग रहा है, बट रियली एक अच्छा मैच जरूर देखना है। डेफिनेटली। चलिए, लेट्स होप फॉर दैट। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ओवर द पास्ट 1 आवर एज वेल। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।